आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मैं अपनी कक्षा को आज फिर से आगे ले चलूँगा। हम लोग ज़रा सा देखते हैं ये आज देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। और उसमें आपने देखा हो कि दिसंबर 1903 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव आता है, 4 बीतता है, 5 में बंगाल का विभाजन एक तरह से हो रहा है, 1906 में हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला ही रहे हैं बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर क्या होता है कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, और वे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार कर रहे हैं। और आपको स्मरण होगा कि प्रथम बार उन्होंने स्वराज की मांग या स्वशासन की मांग इसी मंच से की थी। ठीक, इतना आपको स्मरण होगा। अब इसी के समानांतर ढाका में, बंगाल राज्य में, जो उस समय का बंगाल था, आपको स्मरण होगा, एक स्थान है कलकत्ता, एक स्थान है ढाका। आज का जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका, तो इसके माने और पूर्व में थी और कलकत्ता पश्चिम में था। तो ढाका में आपको स्मरण होगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन इसीलिए किया ही था कि कांग्रेस के दोनों वर्गों को तो अलग करना ही है, साथ ही हिंदू और मुस्लिम को अलग करना है। प्रशासनिक सुविधा बता के उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, जबकि सच ये था कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते थे। जैसा कि आपको स्मरण होगा, रिजले द्वारा, जो वहाँ के भारत सचिव थे, लॉर्ड कर्जन को लिखे गए पत्र से स्पष्ट है। ये चीज़ आपने देखा ही। और केवल पत्र से ही नहीं स्पष्ट है, उनके क्रियाकलाप या गतिविधियाँ जो हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या इशारा कर रही हैं कि जब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज़ों की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह अपने लोगों को ब्रिटिश का समर्थक बता रहे हैं। यानी जो बंगाल का विभाजन हो रहा है उसके विरोध में होना चाहिए था भारतीय होने के नाते, तो उसका वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक, अब उनको ये था कि बांटिए हिंदू मुस्लिमों को, और जो स्वतंत्र इकाई होकर के, इकट्ठे होकर के ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हें अलग किया जाए। उसी अलग करने के पृष्ठभूमि में ये मुस्लिम लीग, सॉरी तथ्य जुड़ गया, लीग का गठन, लीग का मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ है। गलत लिखा गया था थोड़ा सा। दिसंबर में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, आपने देखा ही। दिसंबर महीने में ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का भी गठन हो रहा है। आप यहाँ देखिए, ये आगा खां तृतीय के नेतृत्व में शिमला में, शिमला स्थान है, उस समय ये लॉर्ड मिंटो ऐसा रहते हैं, ये शिमला में ही उन दिनों रह रहे होते हैं। तो आगा खां तृतीय के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से एक प्रतिनिधिमंडल मिला। क्या मांग किया उसने? मांग किया कि मुसलमानों के राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृति में इनको विशेष तवज्जो दी जाए, विशेष स्थिति दी जाए। इसके लिए इन लोगों ने मांग करी। कहाँ? शिमला में जाके लॉर्ड मिंटो से मिले। कौन? आगा खां तृतीय। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन स्थितियों को, कि हमारा राजनीतिक महत्व,
हमारी सैनिक सेवा और राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक जो स्मृति है उसके एवज में हमें विशेष स्थिति दी जाए। तो एक तरह से विभाजन वाली बात है कि जब सारी प्रजा समान है, आप कहते हैं, माने ब्रिटिश वासी कहते हैं कि हमारे लिए हमारी प्रजा सभी एक समान है, लोकतंत्र की अवधारणा में सभी समान हैं, तो विशेष स्थिति की कैसी बात, लेकिन विशेष स्थिति की बात कर रहे हैं। अब चूंकि अंग्रेजों को भी अपना शासन ठीक से स्थापित करने के लिए जो राजनीतिक चेतना बढ़ रही है उसको तोड़ने के लिए आवश्यक था कि मुस्लिम वर्ग इस राजनीतिक एकता से थोड़ा दूर हट जाए, अलग हो जाए, माने बांटो और राज करो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको ध्यान देंगे। और जब 30 दिसंबर 1906 में ढाका में लोग बैठे तो यहाँ लीग का इन्होंने गठन किया ये, और उद्देश्य क्या रखा गया, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा। ये देख लीजिए, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार, कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, ये तो खैर एक हल्की सी बात है। मेन चीज़ ये था कि हम ब्रिटिश सरकार के समर्थक रहेंगे और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार। आप गौर करिए कि एक देश के नागरिक होने के नाते आपको अपने देशवासियों के साथ होना चाहिए था, लेकिन शायद यह वर्ग समझ नहीं पाया, या समझते हुए भी अपने थोड़े से स्वार्थों के लिए अंग्रेज़ों की कुटिल नीति का शिकार हो गया और यह कहा कि हम यानी मुस्लिम लोग ब्रिटिश के समर्थक रहेंगे। ये देखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, यह बताया इन्होंने। और एक उसके लिए रख लिया कि कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ये 30 दिसंबर 1906 में जो एक घटना घट रही है, तो ये मुस्लिम लीग का यह मानना था, हम यह करेंगे। आपको स्मरण होगा, वही हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दिसंबर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, देखिए ये तुलनात्मक दिखाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर एक तरफ कांग्रेस स्वशासन स्वराज की बात मान रही है, बंगाल के विभाजन की निंदा कर रही है, बहिष्कार की मांग को स्वीकार किया गया कांग्रेस के मन से, तो लीग के मन से क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति हम निष्ठा व्यक्त करेंगे, विभाजन का समर्थन करेंगे और बहिष्कार की निंदा करेंगे। कहने का मतलब है कि कांग्रेस एक धारा में बह रही है तो लीग बहकावे के चलते दूसरी धारा में बह रही है। देखिए, इनकी मांग जो है ठीक विपरीत इनकी मांग है कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहेंगे, मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, विभाजन का समर्थन करना और बहिष्कार किस बात के लिए था, बहिष्कार इस बात के लिए था कि जो ब्रिटेन से सामान आ रहे हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने यहाँ बने हुए सामानों को खरीदेंगे। और ऐसा करते हुए हम अंग्रेज़ों को आर्थिक चोट पहुँचाएंगे। आर्थिक चोट काफ़ी गहरी होती है, क्योंकि वो यहाँ एक तरह से व्यापार या उपनिवेश के लिए ही तो आए ही थे। तो कुल मिला के इनके खिलाफ अंग्रेजों कांग्रेस से उलट इन्होंने ये देखिए 3 मांगे करी कि हम निष्ठा व्यक्त करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब आप फिर से अपनी जगह आइए। ठीक, अब क्या हुआ, 1907 से 1909 तक, मैंने 1906 में स्थापित हुआ दिसंबर में, मैंने 1906 का बरस बीत गया, 1907 आएगा, 1908 आएगा, 1909 आएगा। इन 3 वर्षों में इस लीग का ये उद्देश्य रहा कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और पृथक निर्वाचन की मांग के लिए प्रयास किया जाए। स्थिति को क्या मजबूत करना है कि भारतीय जनसंख्या का एक जो निश्चित मुस्लिम वर्ग है वहाँ अपनी पैठ बढ़ाना, उनमें विभ्रम की स्थिति पैदा करके अंग्रेजों को हितचिंतक साबित करना, और लीग अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। दूसरी चीज़ ये है,
आपने देखा कि धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रणाली की मांग हो रही है, तो इनका मांग था लीग का कि पृथक निर्वाचन की मांग के लिए हम संघर्ष करें। अब आप देखेंगे कि 1909 का जब एक्ट आ रहा है तो उसमें प्रथम बार पृथक निर्वाचन की मांग अंग्रेजों की सहज में ही स्वीकार कर ली गई, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। शासक होने के नाते अंग्रेजों को चाहिए था कि पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार करते, लेकिन चूंकि उन्हें बांटना ही था तो उन्हीं के उकसावे पर, उन्हीं की प्रेरणा से आगा खां तृतीय शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले, और मिले ही नहीं, वहाँ स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि जब भी राजनीतिक सुधार होंगे हम आपका ध्यान रखेंगे, और रखा भी। क्या रखा कि 1909 में, ये देखिए 1909 का जो एक्ट आ रहा है, 1909 के एक्ट में उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया, और इस मांग का कांग्रेस ने शुरुआत में विरोध करी, लेकिन थोड़ी सी कांग्रेस से भी चूक हो गई। अभी अगले उसमें दिखाएंगे कि कांग्रेस जब 1916 में कांग्रेस और लीग का पैक्ट होता है तो उसमें कांग्रेस इस पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लेती है। माने 9 में पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार की गई। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि हमारे लोगों को तोड़ने की एक रणनीति है, लेकिन कांग्रेस से थोड़ी यह चूक हो गई कि उसने 1916 के लखनऊ एक्ट में इसे स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचन की मांग को। और वो स्वीकार करना अब किन परिस्थितियों में हुआ हो तो एक अलग विषय है, लेकिन वो स्वीकार करना सन 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना, और उस विभाजन का दंश हम लोग आज भी झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप 1907 से 9 तक लीग का यह मकसद रहा। आपको इसी के साथ साथ यह भी देखने की जरूरत है कि जब कांग्रेस का तो आंदोलन चल ही रहा है, साथ साथ लीग का भी गठन अंग्रेजों ने करवाया, और लीग के सब उल्टी धाराएं एक तरह से बह रही हैं जो राष्ट्रवादियों को ठीक नहीं लग रही है, नहीं होनी भी चाहिए थी। इसी के साथ साथ समानांतर एक अहरार आंदोलन चल रहा है। ये देखिए आप, अहरार आंदोलन चल रहा है 1906 में। जैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो लीग, अधिकांश लोग जो कट्टर समर्थक थे ब्रिटिश समर्थक के, वो तो लीग की स्थापना करके उस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे वो अहरार आंदोलन चलाए 1906 में राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा। उनके कुछ नाम हैं, जैसे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक और मौलाना जफर अली। ये लोग भारत के मुसलमानों को ये समझा रहे थे कि अंग्रेज हमें बांट रहे हैं, अंग्रेजों की उपस्थिति हमारे लिए अहितकर है, इनके बहकावे में नहीं आना है। तो ये अहरार आंदोलन चला रहे थे। यद्यपि ये बहुत प्रभावशाली नहीं साबित हुए, लीग के लोग चाहे जैसे भी अपने लोगों को समझाए हों, ये लोग लगातार मजबूत होते रहे। और आपने देखा कि ये पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं जो 1909 के एक्ट में मान ली जा रही बातें, आपने देखा ना। फिर ये समय आता है 1916 का। 1916 का एक्ट आ रहा है, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक, वहाँ 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। आपको स्मरण होगा कि 1907 में जो नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, दोनों लोगों ने महसूस किया कि हम लोग विभाजित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें हम थोड़े कमज़ोर हुए। साथ ही 1916 से पहले 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये नरमवादियों के एक तरह से प्रमुख नेता थे, ये दोनों लोग स्वर्ग सिधार गए, चले गए। फिर क्या होता है देखिए आप, ये कांग्रेस के दोनों गुट हैं और इनको हमने दिखाया कि ये कैसे एक साथ मिल रहे हैं। ये देखिए
कौन कौन मिला रहा है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन दोनों लोगों ने महसूस किया, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का आप मान ही रहे हैं, और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों की भूमिका थी कि कांग्रेस को हम मिला दें। क्यों? ये माना गया कि एक तो विभाग माने जो न मानने वाले थे, उदारवादियों के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, वो 1915 में ही स्वर्ग से डहर गए। तो ऐसा महसूस किया गया कि हम लोग अलग होकर के एक तरह से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। आपने देखा हो कि सूरत अधिवेशन के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उनको अपनी कोशिश में भरपूर लगे हुए थे, लेकिन सरकार भी उनको कुचलने में लगी हुई थी। तो यह महसूस हुआ कि हम लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यहाँ मिल करके कांग्रेस के एक मान लीजिए एक गुट दोनों मिल के इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका रही, कांग्रेस के दोनों दलों को इकट्ठा कर लिया। एक घटना हुई जो अति महत्वपूर्ण रही। दूसरी घटना हो रही है, यूरोप में एक स्थान है बाल्कन युद्ध में अंग्रेजों की भूमिका मुस्लिमों के प्रति अच्छी नहीं रही। अभी क्या हो रहा था कि लीग कह रही है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करेंगे। उस निष्ठा का जवाब ये मिल रहा है, बाल्कन युद्ध में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, उससे मुस्लिम लोगों को धक्का लगा। वे 1915 में बम्बई में लीग का अधिवेशन होता है, तो वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। साथ ही इन्हें फिर लगता है कि हम राष्ट्रवादी धारा की तरफ मुड़ें, और इस एहसास में कि हमें मुड़े मारे, हमने निष्ठा भी व्यक्त की और हमें उसका उचित पुरस्कार या लाभ भी नहीं मिला सिवाय 1909 एक्ट के। तो इन लोगों ने तय किया कि हम फिर से कांग्रेस के साथ मिलते हैं। तो 1916 में ही एक घटना ये देखिए ना, कांग्रेस और लीग, ये दूसरी घटना हो रही है बड़ी वाली। ये पहली वाली घटना है जो गर्म दल और नरम दल मिले। देखिए गर्म हम मान लेते हैं और नरम, ये दोनों लोग मिलकर एक बन गए, और ये देखिए कांग्रेस और लीग मिलकर, तो एक घटना ये बड़ी, दूसरी घटना ये बड़ी, ये बन रही है कांग्रेस और लीग दोनों लोग वहाँ मिल रहे हैं। और 19 सूत्री एक तरह से प्रस्ताव, 19 सूत्री प्रस्ताव यहाँ 1916 में लखनऊ में स्वीकार किया गया। इन 19 सूत्रों में एक महत्वपूर्ण सूत्र यह था कि जिस 1909 के एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को अंग्रेजों ने दिया लीग के मांग पर, उसको कांग्रेस जो विरोध कर रही थी, यहाँ 1916 में उसने मान लिया। उसका यह मानना था कि जब एक दूसरी शक्ति से लड़ना हो तो हमको आपस में थोड़े से समझौते के साथ चलना चाहिए। शायद इसी भावना के चलते कांग्रेसियों ने या कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन जैसी विभाजनकारी मांग को स्वीकार कर लिया। अब इतिहास तो इतिहास है, इतिहास तो निष्पक्ष विश्लेषण करता है तथ्यों के आलोक में। उसने ये आज तक ये महसूस किया कि 1916 में कांग्रेस का अपने मंच से 1919 के एक्ट द्वारा जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसकी मांग को मानना गलत था, और उसी मांग का विस्तारित परिणाम धीरे धीरे होता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का विभाजन होता है। एक निश्चित भूभाग जो पाकिस्तान के रूप में और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बनता है, जो आजकल बांग्लादेश है। माने हमारे पश्चिम तरफ भी पाकिस्तान भारत के और पूर्व तरफ बांग्लादेश के रूप में दो एक तरह से शत्रु राज्य या देश खड़े हो चुके हैं। कभी पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके हैं, अघोषित युद्ध हमेशा लड़ता रहता है। बांग्लादेश की भी स्थिति लगभग ऐसे है, बीच के कालखंडों में कुछ दिन ठीक रही, ऐसे ही है। यद्यपि बांग्लादेश के उदय होने में सन 1971 में
हमारे देश की सरकार ने बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे, अत्याचार करते थे। इससे द्रवित होकर के भारतीय उस समय के जो नेतृत्व द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया सन 1971 में। लेकिन इन दिनों का जो घटनाक्रम है वह चिंताजनक है। ये देखा हमने कि विभाजन का दंश हम कैसे तब से अब तक झेल रहे हैं। ठीक है, यह जो 1916 में गरम दल नरम दल मिले, कांग्रेस और लीग मिली, दोनों का सम्मिलित प्रयास कब तक चला? 1924 तक। आपने देखा हो, आगे भी हम चर्चा करेंगे, सन 1922 में फरवरी माह में गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक घटना हो जाती है। एक पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मियों की आंदोलनकारियों द्वारा आग लगाने से हत्या हो जाती है, जबकि असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। तो इसके विरोध में कि शुरुआत में ही हिंसा हो गई, गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। वहाँ से फिर धीरे धीरे कांग्रेस और लीग दो रास्तों पर बढ़ने लगी, और 1924 आते आते 1924 वह वर्ष है जो बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बार और लगभग अंतिम बार, एक बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए सन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। वहाँ से दोनों दल यानी कांग्रेस और लीग फिर से पृथक पृथक रास्ते पर चल पड़े, अलग अलग रास्ते पर। माने जो 1916 से कांग्रेस और लीग का घटनाक्रम चला, वो 1924 पहुँचते पहुँचते फिर से अलग अलग हो गया। और उसका कारण क्या बनता है कि चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना के उपरांत जो असहयोग आंदोलन छिड़ने ही वाला था, वो आंदोलन स्थगित हो गया। एक तरह से असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने में, चलाने में दोनों वर्गों की, हिंदुओं और मुसलमानों की पर्याप्त भूमिका थी। लेकिन जैसे ही वह आंदोलन स्थगित हुआ तो जो आंदोलन की ऊर्जा थी वो अस्त व्यस्त हो गई, लोग शिथिल हो गए, और ऐसी दशा में फिर से लीग अपने पुराने रास्ते माने पृथक रास्ते पर चल पड़ी। उसकी घटना किसी और दिन। तो ये है, कार्य हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुट इकट्ठे हो रहे हैं, कांग्रेस और लीग इकट्ठी हो रही हैं, दोनों ये चीज़ें हैं। यह दोनों के, कांग्रेस और लीग के इकट्ठा होने में बाल्कन युद्ध में अंग्रेजों की जो भूमिका रही वो मुस्लिमों को नहीं पसंद आई। उसके एवज में मन का परिवर्तन हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों वर्गों ने, कांग्रेस ने और लीग ने महसूस किया कि हमको अपना संयुक्त अधिवेशन करना चाहिए, और वो अधिवेशन इन लोगों ने 1916 में किया। और 1916 से चलते चलते 24 तक दोनों लोग लगभग एक साथ चलते रहे। लेकिन 1922 की चौरी चौरा घटना के उपरांत स्थगित हुए असहयोग आंदोलन ने फिर से रास्ते अलग कर दिए, और 1924 के बाद दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। ठीक, अब ये समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए जैसे ब्रिटिश यहाँ हमको उपनिवेश बनाए हुए थे, हम हमेशा से विविधताओं के देश रहे हैं, भौगोलिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। तो जब एक शत्रु एक तरह से हमारे यहाँ स्थापित होकर के हमारा शोषण कर रहा है, तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि एक किसी वर्ग को एक बार पुचकारा और दूसरे को हटा दिया। जैसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि हम हिंदुओं को थोड़ा पुचकारें, तो उन्होंने हिंदुओं को पकड़ा। लेकिन हिंदू उनके बहकावे में आया नहीं, और फिर उन्हें लगा कि बंगाल विभाजन के बाद कि हम मुस्लिमों को यदि पुचकारें, उनको अपनी ओर आकर्षित करें, तो हम बांटो और राज करो में सफल हो जाएंगे। और इस कार्य में वो सफल भी हुए। उन्हीं की प्रेरणा से दिसंबर 1906 में ढाका में लीग की स्थापना हो रही है, जिसकी मांगें आपने देखा कि पहली ही मांग है कि मुसलमानों का ब्रिटिश के प्रति निष्ठावान होना, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। क्या राजनीतिक अधिकार होने वाले हैं कि हमें पृथक निर्वाचन दे दीजिए,
जो एक तरह से घातक था। और उस पृथक निर्वाचन ने जो स्वीकार किया मार्ग, वो 1909 में आया, फिर 1919 में हुआ, 1900 और आगे हुआ रहा है, 1935 में हो रहा है, ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है, जिसका परिणाम हम विभाजन के रूप में देखते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, और सीखने की स्थिति ये है कि जब हम अपने शत्रु से लड़ रहे हों तो हमें लड़ना भी चाहिए, साथ ही हमें विभाजित होने से या थोड़े प्रलोभनों से बचना भी चाहिए, जो हमारे मुस्लिम बंधु नहीं कर पाए। माने अंग्रेज़ों के बहकावे में आकर के लीग नामक संगठन बनाए, और बनाए ही नहीं, एक तरह से जो कांग्रेस की मांग थी उसके विपरीत धारा में चलने लगे। हाँ, एक छोटा सा घटनाक्रम जरूर होता है, अहरार आंदोलन चलता है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था, इस बात के लिए कि लीग के अगेंस्ट विरोध में चलाया गया था कि हमें अपने देशवासियों के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ सफल नहीं हुआ, उसका योगदान ज़्यादा कुछ नहीं रहा, ज़्यादातर तो योगदान लीग का ही रहा। लीग ने एक तरह से अपने चलाते हुए ऐसी स्थिति ले गई कि लास्ट में विभाजन किया। एक घटना और बता दें, 1916 में कांग्रेस और लीग का पैक्ट होता है, फिर भी लीग ने अपनी स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने को भंग नहीं किया, बल्कि वो समानांतर अपनी अलग कार्यक्रम, अलग व्यवस्था चलाती जा रही थी। एक तरह से यह है कि जब आप इकट्ठे हो गए, पैक्ट में हो गए, संधि कर लिया, तो आपको विलीन होना चाहिए था, लेकिन विलीन नहीं हुए। वो पैक्ट करने के बावजूद स्वतंत्र रूप से अपने को चलाते चल रहे थे, और जैसे ही उन्हें एक अवसर मिला, 1922 का असहयोग आंदोलन स्थगित होना, चौरी चौरा की घटना के कारण, जैसे ही अवसर मिला 1924 में उन्होंने फिर छोड़ दिया, और छोड़ करके अपनी राह पे चलने लगे। उन्हें शायद यह रहा हो कि हम भले पैक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग ऐसे चलते रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम फिर से अलग हो जाएंगे, और वो हुए भी। तो यह सीखने की आवश्यकता है कि हमें ऐसे नहीं होना है। जब हम किसी दूसरी शक्ति से लड़ रहे हों, जो हमारा शोषण कर रही हो, तो हमें बड़ी ही समझदारी से अपने लोगों के साथ होकर चलना चाहिए, जो वर्ग नहीं कर सका। ठीक है, तो यहाँ यह देखें आप कि 1916 का जो अधिवेशन होता है, यहाँ से खूब प्रश्न बनता है, खास करके अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका, किसको मिलाने में? कांग्रेस के दोनों वर्गों को। फिर ये कांग्रेस और लीग का जो गठन हो रहा है, इसमें बाल गंगाधर तिलक रहते हैं, और लीग में मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के प्रयास से कांग्रेस और लीग, यहाँ आप लिख लीजिए जिन्ना, जिन्ना, और यहाँ तिलक जी, इनके दोनों के प्रयास से तिलक और जिन्ना, दोनों लोगों के प्रयास से कांग्रेस और लीग का इकट्ठा होना, बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट के प्रयास से ये इकट्ठा होना, ये दोनों प्रश्न खूब बनते हैं। अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। किस सन में था? लखनऊ, 1916। साथ ही 1916 में प्रथम बार जो पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने अपने मंच से स्वीकार किया, यह भी प्रश्न बनता है। साथ ही इस पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करने को किसने विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। इसका विरोध किया था कि यह जो हम लोग मांग मान रहे हैं, ये एक समय बड़ी घातक हो जाएगी। तो यह मांग कि किसने इस स्वीकार करने का विरोध किया था, तो मदन मोहन मालवीय हैं। शायद उन्हें आभास रहा हो, या वो समझ सके हों कि यह जो पृथक निर्वाचन की मांग हम लोग मान रहे हैं, ये भविष्य में एक तरह से बिस्बेल का काम करेगी, ये दोनों वर्गों को अलग कर देगी, और अलग कर दी। उनका सोचना, उनका एज्यूम करना एक तरह से सही साबित हुआ। तो यह भी प्रश्न बनता है कि किसने इसका विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय। इसको हम लोग देखेंगे कि ऐसे है। और प्रथम बार 1924 में एक बार ही पूरे आंदोलन में कांग्रेस के अधिवेशन के महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्ष बनते हैं। यह भी प्रश्न आपका बनता है। तो आज इतना देखते हैं, और फिर अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो फिर जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
कल मिलते हैं। ठीक।